अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं उस्मान? वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मदिया भी हैं जनाब और डॉक्टर उस्मान खान साहब भी हैं। डॉक्टर उस्मान खान साहब तो आज बड़े स्मार्ट लग रहे हैं भाई। डॉक्टर साहब आज तो अपनी उम्र से भी कम लग रहे हैं आज तो। थैंक यू। माशाल्लाह। डॉक्टर उस्मान खान साहब जो है वो देखिए बड़े तजुर्बाकार आदमी हैं और बहुत माशाल्लाह हर फील्ड के अंदर और बड़ी इनकी यानी कि पाकिस्तान में बड़ी अच्छे ये ओहदों पर रहे हैं, खासकर सरकारी ओहदे मुलाजमत में इन्होंने वहाँ पर की है और काफ़ी ज़िंदगी उसमें गुजारी है। तो जनाब बड़े सीनियर डॉक्टर के साथ भी इनका साथ रहा है, साथ में गवर्नमेंट के जो बड़े-बड़े और जो ऑफिशियल लोग थे और जनाब एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी उनके साथ भी इनका काम रहा है। गवर्नर हाउस में, वज़ीर हाउस में और कई जगहों में इनकी ड्यूटियाँ लगती रही हैं। उनके जो दौरे होते हैं उसमें ये जनाब चीफ मेडिकल ऑफिसर हमेशा रहे हैं और बड़ी इन्होंने लोगों की खिदमतें की माशाल्लाह। उसके यानी आउट ऑफ वे जाकर भी माशाल्लाह इनके किस्से में सुनता रहता हूँ। तो अल्लाह ताला इनके इसको कबूल फरमाए। और एक दूसरी हमारी जो माशाल्लाह जो नौजवान डॉक्टर हैं मदिया, इनके भी मैं किस्से सुनता रहता हूँ कि इनको भी अपने प्रोफेशन से बहुत दिलचस्पी है और बहुत संजीदगी के साथ अपने अपने काम को करती हैं और बड़ा इल्म है माशाल्लाह इस कम उम्र के अंदर भी और बहुत अच्छा तजुर्बा भी हासिल किया है। तो डॉक्टर उस्मान साहब अगर आप इजाज़त दें तो मैं मदिया से बातचीत शुरू करूँ पहले, उसके बाद फिर आपकी तरफ आते हैं। तो मदिया कैसे हैं, खैरियत से हैं, ठीक-ठाक? माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो आज कुछ आज हमारा टॉपिक जो है वो शुगर का है। यानी वो खाने वाली शुगर तो नहीं है मेरे ख्याल में, ये दूसरी वाली शुगर है। अगरचे जिनको शुगर हो जाती है, तो उनको खाने वाली शुगर पे पाबंदी लगाई जाती है। अगरचे डॉक्टर ने मुझे भी कह दिया है, लेकिन अब तक मैंने अपने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये कि डॉक्टर साहिबान तो ये कहते हैं भई एहतियात करो। तो फिर ये कि मेरा ख्याल है तुम स्टार्ट करो अपने इस टॉपिक के ऊपर शुगर पे, उसके बाद फिर हम कुछ सवाल भी करेंगे। फिर हम डॉक्टर उस्मान खान साहब भी बैठे हुए हैं, वो भी सुन रहे हैं सारी बातें। तो उनकी फिर हम गुफ्तगू आपके बात सुनेंगे। तो शुरू कीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बीमारी है और कैसे उसको जानने से पहले ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में जो शुगर कैसे रेगुलेट होती है। तो एक हमारा बॉडी में ऑर्गन होता है जो इसको इंग्लिश में पैनक्रियास और उर्दू में लबलबा कहा जाता है। तो इसके सेल्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं हार्मोन जिसको कहते हैं इंसुलिन। उनका ये काम होता है कि जब भी हम कोई खाना खाएं उसमें से जो शुगर का ग्लूकोज जो होती है वो उसकी अपटेक सेल्स के अंदर कराते हैं। मतलब जो शुगर है ग्लूकोज वो डायरेक्ट सेल्स में नहीं जा पाती क्योंकि सेल्स को हमारे ग्लूकोज की जरूरत होती है, तो इंसुलिन उसको मतलब हेल्प करती है सेल्स के अंदर जाने की। तो शुगर में दरअसल होता क्या है, शुगर होती है दो तरीके की, एक होती है टाइप 1 डायबिटीज और एक होती है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज जो होती है वो अमूमन जो मतलब बड़े लोग जो होते हैं जिनकी एज काफ़ी हो जाती है उनमें पाई जाती है। और जो अक्सर आजकल हम सुनते हैं कि बचपन से बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज हो गई, यंग एज में हो गई, तो वो टाइप 1 होती है। अब इनका डिफरेंस ये होता है कि जो टाइप 2 डायबिटीज होती है, तो जो मैंने आपको बताया कि जो ऑर्गन है पैनक्रियास, उसमें ये हो जाता है कि वो जो इंसुलिन होती है उसकी रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है कि जो सेल्स होते हैं वो इंसुलिन को ले नहीं पाते। मतलब उसके जो है कॉज जो है काफ़ी कुछ भी हो सकते हैं कि होता है कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कॉज होता है कि फैट, अगर कोई मतलब फैटी जो लोग ज़्यादा होते हैं, ओबेसिटी जिनको होती है, हाई कोलेस्ट्रॉल जिनको होता है, तो फैटी जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा जब हो जाता है तो वो सेल्स उसको नहीं ले पाते। टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है उसकी जो है डिफरेंट कॉजेज़ हो जाती हैं कि ऑटो इम्यून भी हो सकता है कि उसमें सिरे से इंसुलिन बनती ही नहीं है, कि जो पैनक्रियास के सेल्स हैं वो इंसुलिन बनाते हैं। तो इनकी मेन जो होती है अगर टाइप 1 डायबिटीज़ आप वालों को देखें जिनको बहुत प्रोलॉन्ग शुगर आ रही होती है तो वो रहती है इंसुलिन पे। तो जो इंसुलिन जो हमें मतलब बाज़ार से मिलती है, वो बिल्कुल जो साइंटिस्ट ने जिस तरीके से वो बनाई है, वो जो इस तरह की इंसुलिन हमारे जिस्म में पाई जाती है, वो बिल्कुल सेम वही इंसुलिन होती है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स कुछ भी नहीं ऐसे ख़ास होते हैं। जबकि जो टाइप 2 डायबिटीज़ में जो है दवाइयाँ जो लोग लेते हैं जो एंटी हाइपोग्लाइसेमिक जो होती हैं, उनके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं। और बात ये है कि जो टाइप 2 वाले जो डायबिटीज़ वाले होते हैं, उनमें काफ़ी चांसेस होते हैं कि वो आगे जाके टाइप 1 डायबिटीज़ डेवलप कर लें। कि उनमें भी जो ना आहिस्ता-आहिस्ता क्योंकि इंसुलिन की जो इतना रेजिस्टेंस हो रही होती है, तो पैनक्रियास के जो सेल्स होते हैं, उनकी फिर जो ना आदत खत्म हो जाती है कि इंसुलिन बनाने। तो जो है मेन जो है इनकी सिम्पटम्स ये हो जाते हैं कि अगर किसी को शुरू से पता ना हो कि उसको शुगर है, तो अगर उसको जो है ना यूरिनरी फ्रीक्वेंसी उसकी बहुत ज़्यादा हो रही हो, बहुत ज़्यादा किसी को यूरिन आ रहा हो, उसको प्यास बहुत ज़्यादा लग रही हो, उसको भूख लग रही हो, काफ़ी उसे वीकनेस रहती हो, उसका वेट लॉस हो रहा हो, अगर आपको मतलब ऐसे सिम्पटम्स आते हैं तो आपको चाहिए आप सबसे पहले अपनी शुगर चेक करें।
इनके टेस्ट में ये आ जाता है कि आप एक रैंडम शुगर कर सकते हैं कि आप खाने के 2 घंटे बाद वाली भी कर सकते हैं, फास्टिंग भी कर सकते हैं कि 8 to 12 आवर्स का आप फास्टिंग रखें, उसके बाद आप चेक करवाएं। जो मोस्ट रिलायबल होती है वो फास्टिंग भी होती है। उसके अलावा कि जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि इसको तो डायबिटीज नहीं थी, अब अचानक हो गई, तो ऐसा होता नहीं है। मतलब कभी चलती भी आ रही होती है, सिम्टम्स बाद में शो करती है, तो उसके लिए एक और टेस्ट होता है HbA1c, जो कि आपके जो मतलब गुज़िश्ता 6-7 महीने गुजरे होते हैं उसमें वो बता देता है जो उसका लेवल जो होता है। अगर बढ़ा हुआ होता है तो मतलब आपकी शुगर पहले चलती हुई आ रही है और मतलब ये पहले इसके सिम्टम्स शो नहीं हुए हैं। डायबिटीज की जो है कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं वो ये हो जाती हैं कि सबसे ज्यादा वो आंखों को अफेक्ट करती है, किडनीज पे अफेक्ट करती है, और एक चीज कहलाती है डायबिटिक न्यूरोपैथी। उसमें क्या होता है कि सेंसेशंस फील होने लग जाती हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि शुगर वालों को जख्म होते हैं, फिर वो हील नहीं हो रहे होते, उनको उसमें तकलीफ नहीं होती, कि जो नर्व सेल्स जो होते हैं जो हमारे पेन को जो फील करवा रहे होते हैं वो बिल्कुल उसमें से खत्म हो जाती है। और क्योंकि हीलिंग का मसला ये इसलिए आ जाता है कि जो बैक्टीरिया जो होते हैं उनको शुगर बहुत पसंद होती है, तो जब वो जख्म देखते हैं वो फौरन वहाँ पे अटैक करते हैं, और जब उनको शुगर वहाँ पे मिल रही होती है तो वो काफी देर तक वहाँ रह जाते हैं। तो इसलिए जो शुगर वालों की हीलिंग जो होती है वो काफी ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जाती है, और इसलिए कहा जाता है कि वो अपने जख्मों का ख्याल वगैरह रखें। और जो है शुगर का मतलब मेन जो है ना, शुगर चीनी खाने की वजह से नहीं होती। ये जो है बहुत ज्यादा हमारे जो है लोगों में ये मिथ फैली हुई है कि चीनी नहीं खाओ शुगर हो जाएगी। चीनी खाने से शुगर का कोई ताल्लुक नहीं होता। हाँ, अगर आपको शुगर हो चुकी है उसके बाद आप चीनी खाएं तो उसके बाद वो बिल्कुल नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन चीनी खाने से शुगर से उसका कोई लिंक नहीं होता। और जो है इसके अलावा जो है कि कॉम्प्लिकेशंस मैं आपको बता रही हूँ, और जो है जो बहुत ज्यादा जो बहुत हाई कॉम्प्लिकेशन जो हो जाती है जिन लोगों को ऑलरेडी शुगर हो, तो उसमें अगर अपने आप को सिम्टम्स फील करें कि बहुत ज्यादा उनको चक्कर आ रहे हों और नौजिया होने लगे, कि उल्टी जैसा महसूस हो रहा हो, पेट में दर्द हो रहा हो, उनको थोड़ा ट्रेमर्स फील होने लगे, तो उसका मतलब उनकी शुगर बहुत ज्यादा हाई हो रही है या वो लो हो रही है। तो जिन लोगों को पहले से शुगर है उनको चाहिए कि वो घर में जो है अपनी शुगर मॉनिटर किया करें। और बहुत आसान सा एक वो ग्लूकोमीटर आता है जो बहुत आसानी से अवेलेबल होता है, आप घर में रखें, आप अपनी मॉनिटरिंग करें। अगर आपको लगता है कि आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, आप जो है अच्छे जो है डॉक्टर के पास जाइए। डायबिटीज वाले स्पेशलिस्ट होते हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं, जो आपको आपकी उसके जो है ना अकॉर्डिंगली फिर आपको दवाई देंगे कि आपको इंसुलिन की जरूरत है या उसकी जरूरत है, लेकिन उसमें मॉनिटरिंग की बहुत जरूरत होती है। और फिर आप मेडिसिन भी उसके साथ साथ लें। और हर बीमारी का जो ना सिर्फ दवाइयाँ इलाज नहीं होती, आपको हमेशा 3 चीजें साथ साथ करनी होती है। दवाइयाँ साथ लें, एक्सरसाइज रखें, और जो है आप परहेज करें खाना, डाइट वगैरह आपकी अच्छी होनी चाहिए। चाहे वो शुगर हो या कोई भी बीमारी हो, हर चीज में डॉक्टर्स यही कहते हैं कि आपने इन 3 चीजों को साथ साथ लेके चलना है, तभी आपकी बीमारी जो है वो कंट्रोल होगी। सही। अच्छा, तो ये बताएं कि ये इसकी वजूहात क्या होती क्यों है? मतलब ये कि ये कुछ इनहेरेंट होती है, माँ बाप में से किसी को हो रही होती है, या लोग कहते हैं कि जहनी परेशानी और जहनी दबाव, और जो लोग अपने दिमागी तौर पे ज्यादा काम करते हैं, या ये कि जो बैठे रहते हैं और वर्जिश नहीं करते हैं, उनकी उनको होती है, या जिनका जो फैटी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, उनको होना शुरू हो जाती है, या जिनकी नींद पूरी नहीं होती है, आराम पूरा नहीं करते हैं, ये मतलब क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पे शुगर हो जाती है? इनहेरिटेड जो है बिल्कुल एक पहला कॉज है कि अगर आपके फैमिली में डायबिटीज चलती आ रही है तो वो जरूर चांसेस हो जाते हैं कि अगर बच्चे हैं तो उनमें से 4 में से 1 बच्चे में आ जाए डायबिटीज। सेकेंडली, आप जो कह रहे हैं कि फैट लोग जिनमें होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जिनका हाई होता है, उनमें भी ज्यादा चांसेस होता है। कोलेस्ट्रॉल और शुगर तो साथ साथ चलते हैं कि अगर किसी को एक है तो उसको ज्यादा चांसेस होता है कि दूसरी भी बीमारी किसी इंसान को हो जाए। और तीसरा ये स्ट्रेस से तो काफी बीमारियां हो जाती है, तो बिल्कुल स्ट्रेस से भी आ सकती है। एक चीज ऑटो इम्यून होती है जिसका मैं आपको ये कह सकती हूँ कि हमारी जो इम्यूनिटी होती है उसके अगेंस्ट जो है ना सेल्स बनने लग जाते हैं। तो वो सेल्स जो होते हैं, जो पैनक्रियास जो मैंने बताया, उसके सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो है इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पाता। तो एक ये भी कॉज हो जाता है इसका, सही। टाइप 1 वाले का। सही। अच्छा, डॉक्टर उस्मान साहब की तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब ये बता रही है कि इसका जो असर होता है वो आंखों पे भी बड़ा होता है, तो इस बारे में बताइए, और जनरल आप भी कुछ अपने तजर्बात से अपने बताइए कि क्या क्या आप शुगर के बारे में, क्या आपके तजर्बा, गालिबन आपको भी है शुगर गालिबन? जी मुझे भी है, अभी ये तो बड़ी अच्छी बात है, फिर तो आप यानी जाती तजर्बा भी इसमें शामिल करेंगे अपना आप। जी जी। माशाल्लाह 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 ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया सारी इसकी जो शुगर के बारे में, प्लस कॉम्प्लिकेशन और उसकी ट्रीटमेंट भी। माशाल्लाह उनका बड़ा अच्छा नॉलेज, फ्रेश नॉलेज
और जज़ाकल्लाह। तो मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी रहूँगा और बीइंग एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, मैं जो आई की है, तो हम जब स्टूडेंट लाइफ में पढ़ते थे, डॉक्टर साहब इत्तेफाक करेंगी, वो 3 पॉलीज़ और 3 पैथीज़ कहलाती थी। अब पॉलीज़ में वो तो होता था ना कि शिकायतें, जैसे हम सिम्पटम्स कहते हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, तो वो खैर आप तो अब पैथीज़ में जो आती हैं न्यूरोपैथीज़ है, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इसकी। नेफ्रोपैथी जो गुर्दों पे असर करती है, और रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी आई पर है, और आई पर जो है ना इसका बहुत अटैक होता है शुगर का। अटैक कह लें, मसलन कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होती है आई पे। और हमारे यहाँ अब तो खैर साइंस ने बहुत तरक्की कर ली और लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है माशाल्लाह। इवन इन पाकिस्तान, मैं वहाँ रहा हूँ, मैंने ऑब्ज़र्व किया है, लेकिन फिर भी लोग वो कर जाते हैं, क्या कहते हैं, लापरवाही कर जाते हैं, और उससे तो आँखों में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है शुगर का। फ्रॉम यानी कि हम बाहर से लेकर अगर हम पीछे तक जाएँ, बाहर से मतलब ये कहने का मतलब ये है कि आईलिड से लेकर कॉर्निया से पीछे जो और सिस्टम है, लेंस के पीछे और सिस्टम है, उसके बाद रेटिना जिसे मैं कह रहा हूँ, रेटिनोपैथीज, रेटिना पे नुकसान, ये सारे नुकसानात हैं आई पे शुगर के। और ये वो शुगर नहीं कि अगर आपकी शुगर हमारी बॉडी में हर वक्त मौजूद है, एक आम आदमी के इंसान के जिस्म में भी शुगर मौजूद है। शुगर को मैं इस तरह कहूंगा कि जैसे हम गाड़ी में फ्यूल डलवाते हैं ना, और गाड़ी चलती है, इस तरह अगर हमारे बॉडी में शुगर ना हो तो हम नहीं चल सकते। तो शुगर तो होती है, शुगर की एक्सेस, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज, डॉक्टर साहब ने फरमाया भी। तो वो जो डायबिटीज, अगर आपकी एक्सेस शुगर है बॉडी में, तो वो जो आंख के ऊपर जो नुकसानात हैं उसके बहुत ज्यादा है। तो मैं आंख पे रहते हुए आपको बता रहा हूँ कि इसमें ना राइट फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम इन टिल इनसाइड डिफरेंट नुकसानात होते हैं। तो सबसे ज्यादा खतरनाक नुकसान है वो है रेटिनोपैथी, जो पर्दे पे, जैसे आम जमान में हम पर्दा कहते हैं, आंख का पर्दा जो पीछे होता है और जहाँ से हम देखते हैं, जिसकी पर्दे की मदद से हम देखते हैं, पर्दे पे सेंसेशन डेवलप होती हैं और वो ट्रांसलेट होती हैं ब्रेन पर। तो वो सिस्टम जो होता है, पर्दे का सिस्टम, वो डैमेज होना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, अगर आप लापरवाही करें और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो मुसलसल। ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट और पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कई लोगों को तो अगर थोड़े अरसे ही डायबिटीज अनकंट्रोल है तो बहुत जल्दी नुकसान जाहिर होने शुरू हो जाती हैं। कई लोगों को अक्सर प्रोलॉन्ग में भी है और अनकंट्रोल रही है, तब उनको डेवलप होते हैं। लेकिन इस पे डेवलप होने शुरू हो जाते हैं आंख पर, और आंख में डिफरेंट डिफरेंट टाइप, मसलन बाहर सबसे पहले मोतिया आता है, जिसे हम सफेद मोतिया कहते हैं, वो लेंस को नुकसान पहुंचाता है। वो मोतिया तो फिर भी जल्दी डायग्नोज हो जाता है और वो काबिल इलाज भी है, आजकल के ज़माने में बड़ा खूबसूरत इलाज है उसका। उसका छोटा-सा बड़ा ही माइनर ऑपरेशन है और सर्जरी करके रिमूव कर दिया जाता है और आँख में शीशा फिट कर दिया जाता है। बड़ा आसान से बड़ा अच्छा। लेकिन जो पिछला सिस्टम है ना, वो अगर काफ़ी नुकसान उसकी भी स्टेजेज़ हैं, उसकी ग्रेडिंग की हुई है डॉक्टरों ने। एक एक ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, इस तरह मुख्तलिफ ग्रेडिंग की हुई है। अगर आपकी ग्रेड 1 में है तो वो आँख की जो रगें होती है ना पर्दे के ऊपर, वो श्रिंक होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है? फिर उसके बाद और ग्रेड बढ़ता है तो उनमें से, उन्हीं रगों में से जो फासिद मादा है डायबिटीज का, वो निकलना शुरू हो जाता है, लीकेज शुरू हो जाती है, ठीक है? ये मसलन ग्रेड 2 में सिंपल बता रहा हूँ आपको। ग्रेड 3 में तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। उसमें ये होता है कि वो जो हेमरेजेस शुरू हो जाते हैं पर्दे पर, और विजन जो है ना डिटीरियोरेट, बल्कि रादर विजन खत्म हो जाती है उस स्टेज में। ग्रेड 1, 2 में तो विजन जो है ना, जो है वो कम होनी शुरू होती है और इनकी इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ होता, ग्रेड 1 में भी, ग्रेड 2 में भी इवन। और वो काफ़ी हद तक काबिल इलाज भी होता है। ग्रेड 1 तो काफ़ी बहुत हद तक काबिल इलाज है, ग्रेड 2 भी काबिल। ग्रेड 3 में भी कई दफ़ा डॉक्टर हेल्पलेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। हेमरेजेस शुरू हो जाती हैं, डिटैचमेंट जिसे हम कहते हैं, पर्दा हिल गया, जिसे आम ज़माने में कहते हैं पर्दा हिल गया। ये सारी बातें उसकी बड़ी सीवियर कॉम्प्लिकेशन है रेटिनोपैथी में, डायबिटिक रेटिनोपैथी। सही। अब इसका हमने इलाज ट्रीटमेंट कैसे करना है? अब जैसे डायबिटीज डायग्नोज होती है, आपको पता चलता है, आप फौरन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाएं और उससे कंसल्ट करें, और पीरियोडिकल अपना एक पीरियोडिकल चेकअप रखें। वैसे भी एक स्टेज के बाद
30-40 के बाद आदमी को आई स्पेशलिस्ट, आई कंसल्टेंट को दिखाना चाहिए। मुख्तलिफ मराहिल में नज़र कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है, जैसे 40 के बाद नज़दीक की ऐनक लग जाती है। तो आप जब अगर आप डिक्लेयर हो गए हैं, आप डॉक्टर्स ने आपको डिक्लेयर कर दिया कि यू आर ए डायबिटिक और आप कंट्रोल भी कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, तो आप एक अच्छे ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाएं। अभी यूके में तो बड़ा अच्छा सिस्टम है, यूके और डेवलप कंट्रीज में, तमाम डेवलप कंट्रीज में एक हमारे यहाँ टर्म यूज होती है, उसे कहते हैं स्क्रीनिंग। बहुत से स्क्रीनिंग के प्रोसेस हैं। स्क्रीनिंग का मतलब है कि एक आसान तरीके से हम कोई भी बीमारी को, अंडरलाइंग छुपी भी बीमारी को डायग्नोस करें। तो यहाँ पे एक यूरोपियन कंट्रीज में और डेवलप कंट्रीज में, तमाम डेवलप कंट्रीज में, इवन आई होप के और कंट्रीज में भी शुरू हो गया हो, पाकिस्तान वगैरह में भी। तो यहाँ पे पीरियोडिक डायबिटिक पेशेंट्स की जो डिक्लेयर हो जाते हैं, और वो जो अगर जीपी डायबिटीज डिक्लेयर करता है तो वो पेशेंट को भेज देता है जो यहाँ पे जो सोसाइटी है या जो सिस्टम है इनका कंप्यूटराइज, वहां से फिर आपको लेटर आने शुरू हो जाते हैं, पीरियोडिकली अपॉइंटमेंट्स आती हैं, तो आपकी रेटिनल स्क्रीनिंग होती है बकायदा। रेटिनल स्क्रीनिंग बड़ा ही इनके बड़ा आसान, बड़ा सिंपल सा एक 3-4 मिनट का प्रोसेस होता है, और वो जरूरी नहीं कि ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हो, एक सिंपल टेक्नीशियन आपको डायग्नोस देखता है और उसको डिक्लेयर कर देता है कि आया आपका पर्दा सेहतयाब है या किस स्टेज पर, किस हद तक, किस स्टेज पर डैमेज हो चुका है। ठीक है, रूटीनली तो यहाँ एवरी 2 ईयरली एक नॉर्मल पेशेंट को, डायबिटिक नॉर्मल पेशेंट को जिसमें कोई वो नहीं होता, एवरी 2 ईयरली शेड्यूल्ड है इनका, वो चेक करते हैं यहाँ पर डेवलप कंट्रीज में। यहाँ पर नहीं, तमाम डेवलप कंट्रीज में आपको अगर लेटर आता है, रिकॉर्ड होता है, और आपको फिर 2 साल से पहले 2 साल पूरे होने ये बड़ा अच्छा तरीका है, उसमें पता चल जाता है। क्योंकि अगर डायबिटीज स्टेज चलेगी ना 2nd या 3rd में खास तौर पे, तो फिर जो रिकवरी है इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल का मतलब है नामुमकिन है, ब्लाइंडनेस तकरीबन श्योर हो जाती है। अब हम डॉक्टर ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट जितने भी सर्जियां कर ले, मेहनत कर ले, वो उसकी अच्छी विजन नहीं बना सकता, तो ब्लाइंड तो नॉर्मल रेटिनल स्क्रीनिंग से आपकी ये स्टेज पता चल जाती है, और आप जो है ना पता चल जाता है। अब जैसे पाकिस्तान है जैसे, या इंडिया, या और बहुत से कंट्रीज हैं जो अंडर डेवलप हैं, या जहाँ पे हेल्थ की इतनी फैसिलिटीज नहीं है, तो वहाँ मैं तो यही कह सकता हूँ कि आप पीरियोडिकली एक अच्छे आई स्पेशलिस्ट को कम से कम साल में 1 दफा जरूर चेक करवाएं, और उसका रिकॉर्ड रखें, और वो बकायदा, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड रखने का भी सिस्टम नहीं है, तो आप वो रिकॉर्ड अपने पास ही रखें, और उसकी जो डॉक्टर की कंसल्टेशन है, डॉक्टर उसमें डॉक्टर साहब से जरूर ये जाके बल्कि फरमाइश करेंगे, डॉक्टर साहब, मैं फरमाइश का लफ्ज़ यूज कर रहा हूँ कि डॉक्टर साहब मैं डायबिटिक हूँ, और मुझे आप प्लीज मेरा पुतली फैला के, जैसे आम जुबान में कहते हैं, पुतली फैला के पीछे फंडोस्कोपी कह लें या रेटिनोस्कोपी कह लें, डॉक्टर साहब ये लफ्ज समझती हैं। मसलन यानी कि उसको आपको ये लफ्ज याद रहेगा एक आम आदमी को। मसलन आप मुझसे कहें कि डॉक्टर साहब मेरी पुतली फैलाकर मेरा पिछला पर्दा चेक करें कि मुझे शुगर का नुकसान है कि नहीं है, डायबिटीज का कोई नुकसान है कि नहीं है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके इलाज भी है, मसलन वो अगर पहली स्टेज है, दूसरी स्टेज है, तो उसमें डॉक्टर जो है वो शुआएं लगाते हैं, लेजर शुआएं लगती हैं। जैसे लेजर का आम लफ्ज लेजर यूज होता है, वो कई जगह शुआएं होती हैं, तो वो लेजर से ट्रीटमेंट करते हैं डॉक्टर, और वो बड़े अच्छे उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स हैं। और जो नंबर 2 पे भी बड़े अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट हैं, नंबर 3 पे काफी क्या कहते हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन काफी हो जाती हैं, तो अकॉर्डिंगली डॉक्टर फिर डेवलप वो प्रोसीजर करते हैं। उसमें अब टीके भी आ गए हैं, नंबर 2 पे भी आंख के अंदर भी टीका लगाते हैं एक। अब ये डरने की बात नहीं, आसान बात होती है, आंख के अंदर टीका लगाया जाता है, और उसमें बड़ी अच्छी रिकवरी के चांसेस हैं। और वो बदकिस्मती से वो टीका फिर बार-बार लगाना पड़ता है, साल में 1 दफा, 2 साल में 1 दफा। फिर आगे मेजर सर्जरियां भी हैं, अगर पर्दा हिल जाए तो उसकी भी सर्जरियां हैं। लेकिन आप इन टच जरूर रहें, और अच्छे आई सर्जन एक डॉक्टर से इलाज करवाते रहें। और हमने अच्छी सर्जरियां की, अच्छे रिजल्ट आए। मैं आपको एक बड़ा अच्छा मिसाल दे सकता हूँ। एक नो डाउट ही इज एन एथलीट, वो एक एथलीट है, आप सब ने बड़ा उसका नाम है उस आदमी का,
और वो बल्कि उसका ऐड भी चलता रहा शायद, मैंने सब बातें की तो वसीम अकरम हमारा एक्स कैप्टन भी है, बॉलर भी है, फास्ट बॉलर भी था, और अभी भी वो टीवी पे आता है, अभी भी क्या कहते हैं बड़ा हेल्दी लाइफ गुजार रहा है। मतलब मैं शुगर कोई खतरनाक चीज नहीं है, हमारे ध्यान में आ जाता है शुगर को। आप जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, परहेज, एक्सरसाइज और मेडिसिन। आप ये 3 चीजों को फॉलो करेंगे, आपकी लाइफ खराब नहीं हो सकती। ये डायबिटीज में नहीं, हर बीमारी में, लेकिन इसमें बहुत जरूरी है कि आप दवाई भी वक्त पे खाएं, आप खुराक का भी ख्याल रखें। परहेज का मतलब ये है खुराक अकॉर्डिंग जो डायबिटिशियन है या न्यूट्रिशन है, यहाँ पे तो न्यूट्रिशन होते हैं बकायदा, तो न्यूट्रिशन जो आपको एडवाइस कर रहा है उसको फॉलो, और एक्सरसाइज कम से कम वॉक जरूर करें। एक डायबिटिक पेशेंट को चाहिए कि वॉक जरूर करे, किसी की तरह भी, घर में कोई सिस्टम बनाए या गार्डन में, पार्क में, जहां भी। तो ये चंद एक बातें होती हैं। तो मैंने आपको वसीम अकरम टाइप 1 डिक्लेयर हो चुका था लेट 90s में। वसीम अकरम क्रिकेटर जो था वो डायग्नोज हो चुका था लेट 90s में, और उसकी वो ही इज ऑन इंसुलिन, स्टिल इज ऑन इंसुलिन। तो उसका ऐड भी आया करता था, पाकिस्तान की जो डायबिटिक एसोसिएशन थी उसका ऐड चलाती थी टीवी पे। अब का तो मुझे पता नहीं, 2007, 6, 7, 8 तक मैं देखता रहा हूँ पाकिस्तान में। जब मैं था तो मैं वहां देखता रहा, उसका ऐड आता था। तो और मसलन वो इज बड़ी हेल्दी लाइफ गुजारा है माशाल्लाह। एक और जब इतनी मेडिसिन डेवलप नहीं थी, इतनी ज्यादा मेडिसिन नहीं थी, वो है वो चौधरी रहमत अली जो पाकिस्तान के वो भी रहे हैं, जी जी प्राइम मिनिस्टर भी रहे एक स्टेज पर, और उनको डायबिटीज मैंने तो हिस्ट्री में पढ़ाया, और उसमें पाकिस्तान में बुक्स में पढ़ा, जब मैं स्टूडेंट था उस जमाने में, हमारे जो हमें जो मेडिसिन पढ़ाते थे उन्हें वो कोट किया करते थे उनका नाम। तो वो उनको 30 साल डायबिटीज रही थी, मरने से 30 साल पहले, यानी कि वो शायद 50s में मरे हैं। तो इसका मतलब है अगर 30 पीछे जाएं तो 20s में, लेट 20s में उनको डायबिटीज डायग्नोज हो चुकी होगी, और उस डायबिटीज के साथ उन्होंने बड़ी अच्छी लाइफ गुजारी। लेकिन जो परहेज थे डॉक्टर बताते थे उन्होंने डेफिनेटली फॉलो किए होंगे। अदरवाइज डायबिटीज जो है ना, मैं हम एक लफ्ज कहते हैं दिक का लफ्ज, या आस्ता आस्ता जैसे दीमक कह लें, डायबिटीज भी इंसान को आस्ता आस्ता खुरसती रहती है। लेकिन अगर आप उसका एहतियात करें, परहेज करें, हर चीज को फॉलो करें, डॉक्टर कंसल्टेंसी रखें, मसलन आई स्पेशलिस्ट नहीं, डायबिटीज के लिए मसलन और भी के डॉक्टर्स होते हैं, मसलन उसके लिए न्यूरो फिजिशियन भी चाहिए, उसके लिए एक अच्छा क्या कहते हैं मसलन हड्डियों का डॉक्टर भी चाहिए। मसलन कई मतलब लाहौर में से मैं बिलोंग करता था, लाहौर में एक बहुत बड़ा सेंटर था और बड़ा कामयाब चलता था प्राइवेट सेक्टर में, वो उसका वो था ही डायबिटिक सेंटर, और वहाँ उन्होंने हर किस्म की कंसल्टेंसी रखी हुई थी, आई स्पेशल भी होता था। मसलन एक ही उसमें एक ही जगह पर एक ही आपको हर किस्म की फैसिलिटीज अवेलेबल थी। वहाँ डायबिटिशियन तो था ही था, और वो न्यूट्रिशन, डायबिटिशियन, आई स्पेशलिस्ट, और जो भी आई से नेफ्रोलॉजिस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है वो भी, क्योंकि गुर्दों पे बड़ा नुकसान पहुंचाती है, आईज पर, गुर्दों पर और नसों पर, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया। तो ये बात सही डॉक्टर साहब, मदिया से हम पूछते हैं, डॉक्टर मदिया से, कि ये बताएं कि ये तो मालूम हो गया कि ये इसके बारे में बात हुई कि काफी शुगर के बारे में, लेकिन ये ऐसा क्या मर्ज है कि ये खत्म हो सकता हो? नहीं, डायबिटीज कभी खत्म नहीं होती, कंट्रोल हो सकती है कि आप मेडिसिन लेके, आप जो है एक्सरसाइज करके, आप परहेज करके कंट्रोल में रख सकते हैं, खत्म नहीं। अच्छा, यानी इसको मैनेज किया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो इसमें जो 3 चीजें आप लोगों ने बताई, दोनों डॉक्टर साहिबान ने, कि एक तो बताई आपने कि ग़िज़ा अच्छी होनी चाहिए, और दूसरी बात ये बताई कि एक्सरसाइज जरूर होनी चाहिए, और तीसरी चीज ये बताई कि मेडिसिन इसकी अपना, यानी डॉक्टर साहब ने इजाफा किया था कि अपनी पीरियडिक अपना चेकअप भी करवाते रहें ऐसे लोग। और उसके बाद चौथी चीज ये कि वो जो दवाएं डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करें वो बहुत बाकायदगी से खाएं। तो मैं पहली चीज पे बताऊंगा, बात करना चाहूंगा कि जो पहली चीज है वो ये कि ग़िज़ा,
तो इसमें कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ कि जो खानी चाहिए, कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ कि जिनसे परहेज़ करना चाहिए एक डायबिटिक पेशेंट को? देखिए हर इंसान की जो डायबिटीज उसकी उस वक्त चल रही हो, डिपेंड्स कि वो कितना कंप्लाइंट है, कि उसका अभी जैसे फॉर एग्जांपल उसकी रेगुलर कितनी अभी शुगर चल रही हो, उसके हिसाब से जो उनके डॉक्टर होते हैं उनके चार्ट्स आते हैं कि उनके क्या क्या देना चाहिए। मतलब जिसकी बहुत ज्यादा हाई हो तो उनको तो जमीनी जो मतलब सब्जियां जो जमीन के अंदर वो होती हैं, आलू वगैरह भी मना कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें भी थोड़ी सी शुगर का मिकदार मौजूद होता है जिनकी बहुत हाई हो। जिनकी ना हो तो उनको जो है थोड़ा सा मतलब हल्का हाथ देते हैं कि आप थोड़ा सा वो भी करें। अच्छा, इसमें एक चीज होती है कि ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही शुगर कंटेंट बंद कर दें। जैसे अगर आप फ्रूट खा रहे हैं तो कोई आधा फ्रूट खा लें दिन में। अगर आम है तो आम का ज्यादा से ज्यादा एक फांक अगर आप दिन में ले लें तो वो कोई ऐसी बुराई नहीं करेगी। तो आप बिल्कुल ही शुगर कंटेंट आप अपना बंद ही नहीं कर सकते। और जो है उसके अलावा डायबिटिक जो चार्ट्स होते हैं उसमें जो है बिल्कुल, एक तो मिठाई जो चीजें होती हैं वो आपने बंद करनी है, दूसरी चिकनाई वाली चीजें जो होती है, बेकरी आइटम सबसे पहले मना किए जाते हैं कि जो है आप ये जो है फ्राइड चीजें हो गई, बन वगैरह हो गए, केक्स वगैरह हो गए, ये चीजें आपने बिल्कुल छोड़ देनी है। डबल रोटी, इवन डबल रोटी जो व्हाइट वाली होती है उसको भी छोड़ देना होता है। ब्राउन ब्रेड क्या प्रेफर करते हैं कि अगर वो खाएं तो वो भी वो ज्यादा अच्छी होती है। रोटी जो है उसमें आटा डिफरेंट बताते हैं, बॉयल एग्स का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। सब्जियों में जो है ना वो जो जमीन के अंदर वाली सब्जियां होती हैं वो मना की जाती हैं। मतलब उसमें प्रॉपर एक डाइट प्लान जिनको शुगर हो जाती है उनको फॉलो करवाया जाता है। एक जो है न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं उनके पास रेफर करते हैं डॉक्टर, और वो उनके जो है उसके अकॉर्डिंगली कि उनकी क्या रीडिंग्स आ रही हैं वो उसके हिसाब से फिर उनको बताते हैं। और वर्जिश कैसी करनी चाहिए उनको? जो बिल्कुल हाफ एन आवर में ब्रिस्क वॉकिंग कहा जाता है, तो वो भी अगर उससे स्टार्ट करें तो बहुत अच्छा है। उसको लेके थोड़ा 1 घंटे तक चला जाए। वॉक से जो है इनिशियली स्टार्ट करें, हल्का हल्का सा हल्की एक्सरसाइज कर लें, थोड़ी सी जैसे जनरली हम कर लेते हैं, हाथ ऊपर उठा के थोड़ा स्ट्रेच करके टांगों तक ले जाएं बिल्कुल पाँव पे, तो उसमें आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता मतलब इनिशियली आप सिर्फ वॉक से स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता हल्की हल्की एक्सरसाइज पे आ जाए। तो उसमें होता है कि आपकी बॉडी रवा दवा रहती है, जो कहती है मतलब सर्कुलेशन उसकी अच्छी रहती है। और जो है उसको लेकिन बीच में रोकना नहीं है, कि अगर आप बीच में रोक देंगे तो फिर आपको वो जिस्म में दर्द हो जाता है, वापस से एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो ये वाली चीज। अच्छा, मेडिसिन के अंदर मेरा ख्याल है शुरू में तो ये टैबलेट्स लेते हैं, फिर बाद में जाके वो लोग इंजेक्शन से इंसुलिन लगाते हैं। अगर वो टाइप 1 डायबिटीज है जिनको इंसुलिन बन ही नहीं रही है जिसम में, तो उनको तो शुरू से ही इंसुलिन लेनी पड़ती है। जैसे मैं अभी जो हूँ पीडियाट्रिक इमरजेंसी में मैं जॉब कर रही हूँ, तो वहाँ पे जो है बच्चे आते हैं 5-6 साल के, जिनकी शुगर हाई हुई भी होती है, तो वो इंसुलिन पे होते हैं कि आते हैं कि हमने रात को बच्चे को इंसुलिन नहीं दी है, तो इस वजह से जो है बच्चे की शुगर हाई होगी, तो वो सिरे से ही रहते ही इंसुलिन पे है, दवाइयाँ उन पर असर करती ही नहीं। बाकी जो टाइप 2 डायबिटीज है जिनको बड़े होकर मतलब अच्छी उम्र में जिनको डायबिटीज अक्सर होती है, उनको शुरू से स्टार्ट किया उसी पे जाता है दवाइयों पे, और फिर वो देखते हैं कि कितनी मिकदार की दवाइयाँ और कितने उसको कंट्रोल कर रही है। अगर वो नहीं होती तो उनकी डोज को टाइटर किया जाता है, थोड़ा बढ़ाते हैं। अगर उससे भी कंट्रोल नहीं होती तो फिर जो है मजबूरन फिर वो इंसुलिन पे करना पड़ता है। मैंने बाद मरीजों को देखा है कि वो जो जिनकी जो लेवल 3 पे होते हैं, तो वो इंसुलिन अपने हाथ से खुद ही लगा रहे होते हैं, इंजेक्शन अपना खुद ही। तो ये कुछ अजीब सा नहीं है? मतलब सेहत के मजबूरी हो जाती है। अच्छा। वो उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता, और फिर वो आदी हो जाते हैं लगाने पे, और उनको पता है कि उसके बगैर उनकी क्या हालत होगी, वो उसको भी एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, तो उससे उनको पता होता है कि वह रास्ते हैं। तो ये मैंने देखा कि ये बात अब तो मुझे देखा नहीं कि एक दोस्त थे मेरे, वो हमेशा पेट में लगाया करते थे। तो क्या पेट में इंजेक्शन लगाने से ये ज्यादा इफेक्टिव होती है इंसुलिन, बजाय बाजू के? वो कहीं जिस्म के पेट के हिस्से में लगाया करते थे इंजेक्शन, तो इससे कुछ ज्यादा इफेक्टिव होती है वो? कहते हैं कि ऐसी जगह पे लगानी चाहिए जहाँ पे थोड़ा सा मतलब सबकुटेनियसली फैट पे जो है ना इस तरीके से लगानी चाहिए। पहले जो है टांगों पे भी आप लगा सकते हैं, पेट पे लेकिन अब आजकल कहते हैं कि ज्यादा इफेक्टिव होता है, वो ज्यादा उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है, तो इसलिए वो अब आजकल ज्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा, डॉक्टर उस्मान साहब, आप ही बताइए। डॉक्टर उस्मान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपसे ये पूछ रहा था कि एक तो ये बात थी कि यानी मैं दोबारा ये तीनों सवाल करूंगा कि एक तो एक्सरसाइज, अब यहाँ आपको पता है कि बाज़ औक़ात बड़ी सर्दी होती है और लोग पार्क में नहीं जा सकते हैं, बाहर जाके
लेकिन घरों में लोगों ने अब काफी मशीनें रखी हुई एक्सरसाइज की, तो घर में वो वॉक कर लेते हैं उसको अपनी मशीनों पे। तो कितनी देर एक्सरसाइज कम से कम करनी चाहिए, और ग़िज़ा में क्या एहतियात, क्योंकि आप तो खुद भी पेशेंट हैं, तो क्या एहतियात करना चाहिए इसमें ग़िज़ा के अंदर, और फिर ये मेडिसिन जो है वो किस किस्म की, तीनों बातें जरा बताइए, थोड़ा सा आप बताइएगा। डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, माशाल्लाह। अगेन मैं फिर कहूँगा, देखिए जी, तीन बातें आती हैं वही, कि एक तो ये है कि मेडिसिन मोस्ट इम्पोर्टेंट, नंबर 2 खुराक, नंबर 3 एक्सरसाइज। मेडिसिन तो डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू पेशेंट, स्पेशली जो टाइप 1 है वो तकरीबन इंसुलिन से ही, इंजेक्शन से वो कंट्रोल होते हैं, और फिर वो डॉक्टर जो होता है वो मॉनिटर करता है उसको प्रॉपरली, और वो सम टाइम वो उनको कुछ अर्से के लिए उनके पास जाना भी पड़ता है, रहना भी पड़ता है। तो वो जब मेडिसिन उनकी सेट हो जाती है तो फिर उनको लिख देते हैं। और जैसे आप कह रहे थे, वो अब तो बड़े-बड़े सिस्टम आ गए, बड़े अब तो पेन आ गए हैं, डायबिटिक पेन आ गए हैं, और वो खुद लगा लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, वो उनको डॉक्टर ट्रेन कर देते हैं, बता देते हैं। फिर आपने एक और बड़ी बात पूछी कि पेट पे लगाते हैं, पेट पे इसलिए लगाते हैं कि वहाँ उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा मिल जाता है, स्किन का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा, और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है, जल्दी और ज़्यादा होती है, ये एक वजह होती है। वो लगा कहीं भी सकते हैं वो, बाजू पे भी, टाँग पे भी, कहीं भी जहाँ स्किन प्रॉपर स्किन है जहाँ पे। ठीक, और ग़िज़ा के बारे में भी बताइए। हाँ, ये तो है। टाइप 2 जो मेडिसिन है वो ज़्यादातर ओरल मेडिसिन है, यानी कि टैबलेट की शक्ल में कंट्रोल होती है। टैबलेट भी डिफरेंट हैं, और डिफरेंट उसकी शुगर की मिकदार पे वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। डिफरेंट टाइप की बहुत सी मेडिसिन है मार्केट में, जो डायबिटिशियन होता है, डायबिटिक डॉक्टर जो होता है वो उसको अपने पेशेंट को एडवाइस करता है, और वो भी चेंज होती रहती है वक्त टू वक्त, टाइम टू टाइम। तीसरी बात आ गई खुराक। असल में शुगर होती है, शुगर जो जिसम कहते हैं, वो जिसम में हमारा वो कार्बोहाइड्रेट लेवल बढ़ जाता है, जिसे हम शुगर कहते हैं। नॉर्मली हमारे जिसम में, जैसे आम ज़बान में हम ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज जो है वो बढ़ जाती है हमारी, तो हम उसे शुगर का नाम देते हैं, और ये फिर बॉडी से निकलना शुरू हो जाती है, ज़ाया होना शुरू हो जाती है। शुगर तो हमारे जिसम में मौजूद है, जैसे मैंने पहले भी कह चुका हूँ। तो हमें कोशिश करते हैं कि हम लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे रखें पेशेंट को। जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात फरमाई थी कि डायबिटिक पेशेंट को हम वो सब्जियां जो कि जमीन के नीचे होती हैं, यानी कि जैसे चुकंदर है, आलू हैं, और बहुत सी इस तरह की सब्जियां हैं जो, तो उसमें शुगर लेवल बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, तो उससे हम रोकते हैं। बाकी सब्जियों को से हम मना नहीं करते, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट इतने हाई लेवल पे नहीं होता। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी चीज जो है वो है प्रोटीन। शुगर के मरीज को हम प्रोटीन बहुत ज्यादा एडवाइस करते हैं, जितने खाए अच्छा है, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, प्रोटीन जिसे हम गोश्त कहते हैं आम जुबान में, गोश्त, चने में भी प्रोटीन होती है, दालों में भी प्रोटीन होती है, आप वो भी खा सकते हैं, क्योंकि गोश्त ही खाते रहें गोश्त। और फैट की तादाद भी किसी हद तक यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि इंसुलिन है वो इन तीनों चीजों को, ना सिर्फ शुगर को, फैट को भी वो करती है, मेटाबोलाइज करती है, उसको फिक्स करती है, बॉडी में स्टोर करती है। ये इंसुलिन बड़ी इंपॉर्टेंट, इंसुलिन जो ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है बॉडी का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां तक बाजी के न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से। अच्छा, ये हो गया, मैंने 3 बातें बताई कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तीसरी जो एक अहम बात है कि जो डायबिटिशियन जो है ना, वो एडवाइस करते हैं ना अपने पेशेंट को, वो कहते हैं दिन में कई दफा खाएं और थोड़ा थोड़ा खाएं। मतलब दिन में वो कम से कम 5 टाइम एडवाइस करते हैं कि आप 5 टाइम, सुबह का नाश्ता करें, दोपहर के शाम, हम चाय पीने के आदी हैं, 11 बजे की चाय में हम एक कबाब ले लें, प्रोटीन चली गई, चाय पी लें साथ, या कोई फल खा लें, दोपहर के खाना लें लंच 2 ढाई 3 बजे, उसमें कुछ खाएं, शाम की चाय में कुछ खाएं, रात के डिनर में भी इस तरह खाएं, 5 दफा इस तरह डिनर, तो थोड़ा थोड़ा खाएं और बार बार खाएं। ठीक है, ये बड़ा अच्छा एक वो एडवाइस करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इस तरह। फलों में आप फल, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि आप आम भी खा सकते हैं, आम में बहुत ज्यादा शुगर होती है, आम हुआ, खरबूजा हुआ, लेकिन तो 1 काश ले लें या 2 काशे ले लें। मैं जैसे खुद आम का दुश्मन हूं मैं मुझे आम बहुत पसंद है। तो मैं पाकिस्तान
लेकिन मुझे अभी डायबिटीज हुई है और मुझे टाइप 2 है और अभी माइनरली मैं परहेज करना चाहिए और करता भी हूँ। कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ, करता भी हूँ। तो वो देखा है हमारे हमारे एक बड़े मशहूर डायबिटिशियन थे पाकिस्तान में और मेरे बड़े अच्छे मेरे बहुत सीनियर थे, मेरे से प्रोफेसर थे हमारे वो तो वो अपने मरीजों को यहाँ तक कहते थे कि अगर आपकी शुगर कंट्रोल है तो आप थोड़ी बहुत बदपरहेजी भी कर सकते हैं। मसलन शादी ब्याह में हलवा खाएं, जर्दा खाएं, चावल खाएं। चावल का भी बहुत परहेज है। चावल बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट है, उसमें हाई लेवल है बहुत ज्यादा ग्लूकोज। तो आटे वगैरह का डॉक्टर बता चुके बातें हैं। अब दूसरी चीज एक्सरसाइज आप कह रहे थे, यहाँ ठंड है तो आप एक टाइम बना लें, कम से कम शेड्यूल बना लें। कम से कम अगर आपके यहाँ जैसे यूके में है, घर छोटे हैं तो आपको अगर आपका कमरे में से बरामदे में से 2-3 ऐसे चक्कर लगा के आप समझते हैं कि कोई मैंने इतना फासला तय किया तो कम से कम 50-60 चक्कर लगाएं, उधर फिरें। घर में कोई मशीन रख लें, जैसे वो रनर मशीन होती हैं वो रख लें। इस तरह की चीजें जैसे डॉक्टर साहब फरमा रही थी कि बॉडी स्ट्रेच करें, रिलैक्स करें, स्ट्रेच करें। उसमें ये इसलिए एक्सरसाइज है जो ब्लड में एक्सेसिव जो ग्लूकोज फिर रही है ना, जो शुगर जिसे हम कह रहे हैं, जो डायबिटीज में कन्वर्ट हो सकती है, उसको हमने कंज्यूम करना है, उसको जलाना है। उसको जलाने का एक ही तरीका है, मैं जलाने का लफ्ज यूज कर रहा हूँ। जलाने का एक ही तरीका है कि वो शुगर को हम जब एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे, एक्सर्ट करेंगे अपने आप को, तो वो जल जाएगी और वो हमारे हमारे सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जो जैसे मैंने आपको पहले बताया, रेटिना, तीनों चीजें तीनों चीजें बड़ी खतरनाक हैं, रेटिना भी और गुर्दे भी और वो नसें भी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जहां तक तीनों मैंने आपको मैंने परहेज भी बताया आपको, और एक्सरसाइज भी और खुराक भी, मेडिसिन भी। तो सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज बताए कि बात ये होता है कि अपने बात मैंने शुगर के मरीजों को देखा है कि कई जैसे कोई लंबा सफर कर रहे हैं या कोई काम के अंदर मसरूफ हैं और उसमें बहुत सारे उनके आवर्स लग गए हैं, यानी मसरूफ हो गए, तो एक तो उनमें वो थकन का एहसास उनका जल्दी होता है उनके अंदर। दूसरी बात बात होता है कि अचानक उनकी कुछ शुगर लेवल ऐसा कभी मैंने देखा गिर गया कि वो तलाश कर रहे होते हैं यार कोई मीठी चीज दो कहीं से भी, कोई टॉफी मिले या कोई ऐसी चीज मिले। तो ये क्या कैफियत होती है? ये शुगर की दवाई का कॉम्प्लिकेशन भी है, खास तौर पे इंसुलिन के। तो इंसुलिन के लिए ना खास तौर पे तो उसमें ये है कि मरीज को बास मरीज तो इतने, जैसे ब्लड प्रेशर के मरीज या कोई और बीमारियों के मरीज इतने समझदार हो जाते हैं कि उनको पता चल जाता है कि कुछ होने लगा है, कि हमें कुछ होने लगा है। दिल डूबना शुरू हो जाता है और बहुत सी बातें होती हैं, पसीने आने शुरू हो जाते हैं जब शुगर लेवल कम होता है। ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन है इसकी, इंसुलिन की भी और कुछ जो शुगर की दवाइयां उसकी। लेकिन उसकी तरफ ना जाए, घबराए नहीं उसको। मैं बता रहा हूँ कि एकदम से शुगर गिर भी जाती है, शुगर हाई भी हो जाती है। शुगर गिरने के मैंने आपको बता रहा हूँ, उसमें कई जो डायबिटिशियन है ना, वो कहते हैं कि आप अपने पास इमीडिएट जेब में चॉकलेट रखें या ऐसी गोलियां रखें जो फौरन शुगर रिलीज करें, मुंह में रख लें। तो अब ऐसी बात हो रही है, अगर थोड़ी सी शुगर बढ़ भी जाती है, अगर फर्ज कर शुगर आपकी शुगर कम नहीं हुई और आपने बदपरहेजी कर ली थोड़ी बहुत, तो मैं नहीं समझता कि शायद वो इतना नुकसान पहुंचा देगी एकदम से। लेकिन उनको पता होता है बाद दफा दवाई से भी, बाद दफा आदमी खाना नहीं खा पाता ऐसे मौके पे, जैसे आप कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, या जैसे रमजान है, रमजान में भी शुगर, कई लोग रोजा भी, डायबिटिक लोग भी रोजा रखते हैं बहुत से। तो क्या कहते हैं, इस तरह है, या खाना वक्त नहीं खाया अकॉर्डिंगली, तो उसकी शुगर गिर जाती है, तो उनको पता चल जाता है। मुझे अभी ज्यादा डॉक्टर तो मुझे पता चल रहा था कि मुझे गड़बड़ होनी शुरू होगी। मुझे अभी 4-5 दफा, बल्कि ज्यादा दफा एक्सपीरियंस हो चुका है ऐसा, कि 5-7-10 दफा एक्सपीरियंस हो चुका है कि मुझे फीलिंग होती है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। वो चक्कर आना शुरू हो जाता है, दिल डूबना शुरू हो जाता है, कलेजा खींचना शुरू हो जाता है। ये हल्की हल्की सी निशानी, मैं कॉमन निशानियां बता रहा हूँ। तो आप फौरन, और कुछ नहीं मिल रहा, शुगर आप पानी में घोल के पी लें एक गिलास, शहद है शहद खा लें, मीठे बिस्कुट खा लें, टॉफियां चॉकलेट खा लें, जो भी अवेलेबल इस तरह की चीजें हैं। वैसे तो इमरजेंसी में मेडिसिन तो ये मरीज को कैसे मालूम होगा
मरीज को कैसे मालूम होगा कि मैं यानी शुगर मेरी बढ़ गई है या कम हो गई है? अगर उसका कोई आला नहीं है, कुछ सिम्टम्स ऐसे होंगे कि जिसकी सूरत में वो खुद ही डायग्नोज करे अपने आप को कि इस वक्त या तो शुगर मेरी गिरी हुई है या बढ़ गई है। मैंने आपको जी। बताया शुगर मरीज खुद इतने इंटेलिजेंट हो जाते हैं बाज दफा कि उनको पता चल जाता है। मसलन मैंने कम होने की तो निशानी बता दी कि दिल डूबना शुरू हो जाता है और घबराहट शुरू हो जाती है एकदम से, जिसे आम ज़बान में कहते हैं ना दिल डूब रहा है, कलेजा खींच रहा है, आम उर्दू स्पीकिंग में कहते हैं कलेजा खींच रहा है मेरा। तो वो दिल डूब रहा होता है, आंखों के अंधेरा आना शुरू हो जाता है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। ये निशानी है शुगर कम होने की। और एक और निशानी पसीना सा भी आना शुरू हो जाता है। सही। ये जो शुगर बढ़ जाए इम्पोर्टेंट है। जो दफा बता रहे हैं ना उसकी निशानी ये है, जो कॉमन निशानी है कि आपको थकावट जल्दी महसूस होने लगती है, बहुत जल्दी। आप थोड़ा सा वॉक करते हैं ना तो आपको थकावट होने लगती है बहुत जल्दी, तो फिर आपको फील होता है कि मेरी शुगर शायद बढ़ गई हो। क्योंकि जब शुगर बढ़ जाती है ना, कई दफा मरीज जो है ना, कई दफा डॉक्टर, मेरी अपनी जिंदगी के तजर्बे में ऐसी है कि मैंने देखा कि जीपी ने सिर्फ, उसको कोई और शिकायत नहीं थी और जीपी ने सिर्फ उसको थकावट के उसमें उसको शुगर चेक करवाई और निकली और उसने मेडिसिन पे डाला। उसको कोई जैसे मैं अपनी जिंदगी में मैंने बहुत से मरीज, कोई शिकायत नहीं थी, मरीज आया, मैंने उसकी रेटिनोस्कोपी की, क्योंकि हम आई स्पेशलिस्ट फंडोस्कोपी भी जरूर किया करते थे। फंडोस्कोपी का मतलब है उसका पर्दा भी देखा करते थे। तो मैंने बहुत से मरीजों को मैंने कहा कि आपने आप जरूर शुगर चेक कराएं। कि मेरे कई मरीज मुझसे नाराज भी हो गए कि डॉक्टर साहब हम अपनी आंखें चेक कराने आ रहे हैं, नजर चेक कराने आ रहे हैं, आप हमें कहीं और लगा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, इसी तरह जिसे हम आम जबान में कहते हैं ना, ये पिन्नी पंजाबी का लफ्ज है क्योंकि मैं लाहौर से रहा हूँ ज्यादातर। पिन्नियों में दर्द होता है। पिन्नियों का मतलब है काफ मसल्स होते हैं। डॉक्टर साहब समझती हैं ये जो जिसे हम कहते हैं पिंडली के जो मसल्स होते हैं ना, इनमें सबसे पहले थकावट हो जाती है। मुझे भी बहुत ज्यादा थकावट। मैं डॉक्टर के पास जीपी, यहाँ बड़े जीपी, जो आपको पता है जीपी का मैं कोई कमेंट नहीं करता यहाँ के जीपी को। मैं अपने जीपी पर जाता था, मैं कहता यार डॉक्टर साहब, यार आप बॉर्डर लाइन में, मुझको पता भी था मैं डॉक्टर हूँ, तो मुझसे चला नहीं जाता था। मैं वॉक करता था, मैं स्टेप लेता था, 10 15 20 सीढ़ियां चढ़ता था, मुझे थकावट हो जाती थी। मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब मैं ठीक है बॉर्डर लाइन पे हूँ, मुझे बट आई नीड, आप जरूर, एक हमारा एक लेवल होता है शुगर का ब्लड पे, जो डॉक्टर जो होते हैं ना, जिसको देखकर रिपोर्ट वो लिखते हैं, दवाई शुरू कराते हैं, दवाई कम ज्यादा करते हैं। तो वो मेरी रिपोर्ट जो थी ना वो बॉर्डर लाइन पे थी। लेकिन मैं कहता था डॉक्टर साहब मुझे मेडिसिन की जरूरत है, क्योंकि यहाँ मेडिसिन आप ले नहीं सकते बाजार से। हालांकि मैं बड़ी सिंपल पे और एक सिंगल डोज मेडिसिन पे हूँ। डॉक्टर साहब जानती हैं जो इब्तदाई दवाई है जिसे मेटफॉर्मिन कहते हैं, मेटफॉर्मिन ग्लूकोफेज, मैं उस पर हूँ। मेरी शुगर स्टार्ट है, मेरी अभी मैं 60 प्लस हो गया हूँ, 61 का 62 का हो गया हूँ। तो मेरी शुगर स्टार्ट है, तो मुझे अभी मेरी बात में उनको होता है कि मेरी शुगर ज्यादा होगी, थकावट बहुत जल्दी हो जाती है। सही, ठीक है। तो शिकायत आता है। सबसे इम्पोर्टेंट रात को पेशाब, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात। अच्छा, रात को नॉर्मल अगर शुगर कंट्रोल कर ली, अगर वो ज्यादा उठ रहा है 2-3 दफा तो उसकी शुगर ठीक नहीं है। प्यास बहुत ज्यादा लग रही है, शुगर ठीक नहीं है। भूख ज्यादा लग रही है, शुगर ज्यादा है, शुगर हाई है, यानी कि हाई की तरह निशानी बता रहा हूँ। और थकावट हो रही है बहुत जल्दी, शुगर ज्यादा है। ये निशानी है। ठीक है, जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप दोनों डॉक्टर साहिबान का बहुत अच्छी आज बड़ी मुफीद गुफ्तगू हुई और हमें यकीन है कि हमारे नाज़रीन ने और सामीन ने इससे फ़ायदा उठाया होगा और उनकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा को। और ये कि वो इसमें आखिरी सवाल बस मैं ये करूंगा कि बास लोग जो होते हैं, खासकर जिनकी उम्रें बढ़ जाती हैं, तो वो शुगर का मर्ज जब उनका बढ़ता जाता है तो उनके अंदर एक जहनी दबाव और परेशानी का भी शिकार हो जाती है कि यार, एक दो लोगों से मिला हूँ कि यार मुझे तो शुगर हो गई है, यार मैं तो परेशान हो गया हूँ और अब पता नहीं क्या बनेगा मेरा। और फिर कि उनका वेट जो है बड़ी तेजी के साथ तो मैंने कम होते देखा है। तो ये साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट होते हैं मरीज के ऊपर, इसको बेहतर बनाने के लिए क्या आप मशवरा देंगे? क्यों डॉक्टर मदिया आप क्या बोलेंगे?
देखिए ये जो साइड इफेक्ट हैं, ये कुछ जो दवाइयाँ वो ले रहे होते हैं उनका भी साइड इफेक्ट हो भी सकता है, और अगर बगैर दवाइयाँ ले रहे हैं तो वो अलग बात है। तो उसमें ये कि उनकी काउंसलिंग की ज़रूरत है कि देखिए अभी आपका इनिशियल स्टेज है, अभी इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, अभी आप जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप ये तीनों चीज़ों को लेके चलें, डाइट का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें, खाने का ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह ये कंट्रोल में रहेगी। ये सब का मतलब एक हमारे मेडिकल उसमें काउंसलिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि जो है आप हर चीज़ में काउंसलिंग करें। इंसान की जो ये दिमागी जो मेन चीजें होती हैं इनको मेन काउंसलिंग करके ही खत्म किया जा सकता है, तो उनको समझाना जो है सही तरीका। गुड। डॉक्टर उस्मान साहब, आप भी कुछ राय दीजिए इस बारे में। डॉक्टर साहब ने अच्छी बात, और वो एक्चुअली ना ओल्ड एज के साथ साथ बहुत सी प्रॉब्लम जैसे होती हैं वो ज़हनी आदमी भी हो जाता है। हमारे यहाँ ये भी है कि शुगर समझते हैं कि पता नहीं शुगर होगी क्या हो गया, ऐसी बात नहीं है। एहतियातें परहेज बहुत ज़रूरी हैं, अगर आप जो फॉलो करते रहेंगे तो बहुत अच्छा है। और डॉक्टर साहब ने जैसे भी फरमाया, तो वो क्या कहते हैं, काउंसलिंग और उसकी एश्योरेंस, जैसे नहीं रीएश्योरेंस जो है ना मरीज की, आप उसको ज़हनी तौर पे प्रिपेयर करें कि भाई यार कुछ नहीं होने जा रहा। अगर कुछ इस तरह नहीं फॉलो करेंगे तो फिर हो सकता है, बस एकदम से बहुत सारे ड्रामे ना दें, लेकिन उसको बताएं कि डॉक्टर साहब कि आप इस तरह फॉलो करें, कुछ उसके साथ टाइम स्पेंड करें और उसको काउंसलिंग के साथ 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 उसको रीएश्योर भी करें कि वो ऐसी बात नहीं है। मेडिसिन आपके लिए और ये सारा प्रोसीजर जो बातें हम आपको समझा रहे हैं यही आपके लिए बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों डॉक्टर साहिबान का। फिर इंशाल्लाह आपको हम ज़हमत देते रहेंगे, और हमारे उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को और सामीन को जो देख रहे हैं वो भी, और जो बाद में इसकी रिकॉर्डिंग देखते हैं सारी दुनिया में, तो उनको भी इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होगा। तो बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश आप दोनों का। अल्लाह ताला आपको इजाज़त दे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी, ख़वातीन और हज़रात, आपने ये देखा, पीर का दिन इंशाल्लाह इसी बस आपकी सेहत के हवाले से इसको रखेंगे, और सेहत के मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर हम अपने ये पैनल के डॉक्टर तो ये हमारे 2 साहिबान हैं भी, इसके अलावा भी इंशाल्लाह स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहिबान को हम इसमें दावत देते रहेंगे, और आपको इंशाल्लाह उसका फ़ायदा होता रहेगा। तो उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को जो है वो लाइक भी करेंगे, इसको शेयर भी करेंगे, और हमारे फेसबुक पेज को भी और यूट्यूब चैनल को भी ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाइए। देखिए हमारा ये वर्सटाइल मल्टीपर्पज़ किस्म का हमारा ये प्रोजेक्ट है, जिसमें हम कुरान का भी दर्स देते हैं, हदीस भी सुनाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी पैदा करते हैं, और फिर आपका जो मिशन था असल दावत, उसके लिए भी लोगों को उभारते हैं। फिर हमारे दूसरे सर्किल्स भी होते हैं, उसके अंदर भी हमारे मौज़ूआत यही होते हैं, और हमारी मकसद ये होता है, एक मुसलमान हो तो वो सेहत के एतबार से भी अच्छा हो, और अपने ईमान के एतबार से भी अच्छा हो, और हर लिहाज से जो अल्लाह ताला को ऐसा मुसलमान पसंद है, ऐसा मोमिन पसंद है कि जो कवी भी हो, अपने जिस्म के लिहाज से भी, अपनी सेहत के एतबार से भी, और अपने ईमान के एतबार से भी, और अपने अच्छे अमाल के एतबार से भी। तो आज के प्रोग्राम का हम वक़्त ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह 8 बजे फिर हम हाज़िर होंगे। हमारे प्रोग्राम के लिए आप लोगों को ज़्यादा दावत दीजिए। ये भी अल्लाह की तरफ दावत बुलाने का, दावत देने का एक ये ज़रिया है असल में। तो दुआ पे ख़त्म करते हैं हमेशा हम, आज भी दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। ए परवरदिगार आलम, हमको सेहत अता फरमा, हमें जो बीमार है अल्लाह सेहत कामिला आजिला अता फरमा। अल्लाह हमारी बीमारियों को दूर कर दे। शिफा तू ही देने वाला है अल्लाह, शाफ़ी अंतल काफ़ी, तू ही काफ़ी है अल्लाह, और तू ही हमारे लिए शाफ़ी है। दवाओं में और डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन में नहीं, लेकिन शिफा सब तेरे हाथ में। परवरदिगार आलम, तमाम वो जो मरीज़ हैं जिनका हमें इल्म है और जिनका हमको इल्म नहीं है, अल्लाह ताला उन सारे मरीजों को शिफा अता फरमा, जो घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, और जो बाहर हैं, सारे अमराज से दूर फरमा दे। रब्बुल आलमीन, करम फरमा, रहम फरमा। इस कोरोना वायरस से अल्लाह हम सबको बचा, हमारे घरवालों को, हमारे देखने वालों को, हमारे दोस्तों को, हमारे अहबाब को, उनके बिलव्ड जितने भी हैं, यहाँ पर भी, बैक होम के अंदर भी, और हमारे सर्किल के साथियों को भी, और बाहर भी सारे मुसलमानों को, सारे इंसानों को अल्लाह इस कोरोना वायरस से बचा ले। अल्लाह रहमत की कोई बारिश बरसा दे, रहमत की कोई हवा चला दे कि इस बीमारी को ज़मीन से ख़त्म कर दे, ज़मीन की रौनकों को वापस लौटा दे। अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमारी कोताहियों से दरगुज़र फरमा, हम पे रहम और करम फरमा, हमें अपने मकसद ज़िंदगी को समझने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक अता फरमा। अल्लाह के दीन को समझने की तौफ़ीक अता फरमा, और अल्लाह के दीन को लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इजाज़त दीजिए, कल इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद